उसके बाद नज़ीर अहमद ने क्वेश्चन पूछा है 4 साल के स्टडी गैप की वजह से ऑफ़र लेटर नहीं आता क्या? ऐसी बात नहीं है। 4 साल का गैप जो है ये कोई मैटर नहीं करता। तकरीबन मेरा भी 4 साल का गैप बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फीडबैक्स और मैं हूं अरसलान। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैश लेटर क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, मुझे रिसीव हुआ था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो जिन्होंने कभी कैश लेटर नहीं देखा या क्यूरियोसिटी है उन्हें कि कैश लेटर किस तरह का दिखता है, तो वो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो की मतलब ऊपर आपके साथ एक कार्ड आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करें तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मुझे उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब मिले हैं, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके लिए एक सेपरेट सेशन लाजमी होना चाहिए था। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन भी है, तो वो सारी चीज़ें मैंने एड्रेस करने के लिए ये स्पेशल वीडियो इसीलिए ही बनाई है, ताकि सबके क्वेश्चंस को मैं आंसर कर सकूँ। और ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है पूरी, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी इसी में एड्रेस कर दूंगा मैं, और आप बाकियों के क्वेश्चंस भी इसमें आप लाजमी सुने, और आपकी इन्फॉर्मेशन में इंशाल्लाह लाजमी इजाफा होगा। तो आपको बताता चलूँ कि मैं इसमें जो मेन डेट्स जो इन्वॉल्व हुई हैं वो सारी आपके साथ शेयर करूँगा, और जो कैश लेटर की मेन रिक्वायरमेंट्स थी वो भी शेयर करता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने कैश अप्लाई कब किया था। ये एक सबसे मेन क्वेश्चन था सबका कि आपने कब अप्लाई किया और आपको कब रिसीव हुआ। मैंने आपने अगर इस चैनल के बाकी पिछली वीडियोस देखी भी होंगी, उसमें मैंने आपके साथ पहले बताया था कि आपको कि यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली जो जिन्होंने पहले अप्लाई किया होता है उनको सबसे पहले इशू करती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा प्रोसेस जनवरी से स्टार्ट हो चुका था। तो मेरे कुछ उसमें जो डिलेज आए थे वो मैंने वीडियोस में सारा शेयर किया था कि उस वजह से मैं उस इनटेक में नहीं जा सका। तो इसलिए लिहाजा मेरा जो स्टूडेंट आईडी है, एप्लीकेंट आईडी जिसे कहते हैं, वो बहुत पुराना था। तो मैं उस हिसाब से अपनी डेट्स बताऊंगा। हो सकता है कि अगर आपने रिसेंटली अप्लाई किया हो तो आपके साथ थोड़ा सा वो चेंज हो सकता है उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो मैंने कैश अप्लाई किया था 7 जुलाई 2022। डेट भी मैंने ऊपर लिख भी दूंगा। तो मैंने 7 जुलाई को अप्लाई किया था। उसके बाद जब यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली आपको फ़ौरन से कैश नहीं भेजती, आपको ड्राफ्ट कैश भेजती हैं। ड्राफ्ट कैश मुझे रिसीव हो गया था 21 जुलाई को। तो ड्राफ्ट कैश का मकसद यही होता है कि यूनिवर्सिटी आपको भेजती है कि आप एक दफ़ा जो ड्राफ्ट कैश है उसको रिव्यू कर लें, उसमें अपनी सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स को चेक करें। ईच एंड एवरीथिंग आपने बड़ी डिटेल चेक करनी है। आपका नाम प्रॉपर वही नाम आ रहा हो जो आपके पासपोर्ट पर है, जो आपके एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स पर है। यहाँ पे मैं नीचे आगे जाके एक और आपको कमेंट बताऊंगा। एक व्यूवर ने पूछा है कि उनका नेम मैच नहीं कर रहा था एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए भी। तो मेरा तो ख्याल रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपने प्रोसेस अभी ये शुरू करना है फॉरेन एजुकेशन का, स्टडी अब्रॉड का, तो आप आज से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को देखें कि उस पर हर जगह पे आपका सेम नेम आ रहा है कि नहीं। हर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे आपका वही नेम आना चाहिए, पासपोर्ट पर वही नेम आना चाहिए, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उस पर भी वही नेम आना चाहिए। तो ये बाकी चीज़ें आपने उसमें सारी चीज़ें ड्राफ्ट कैश में वेरीफाई लाजमी करनी है। पासपोर्ट नंबर आपका वेरीफाई उसमें लाजमी करें, जितनी आपने फ़ी पे की है वो सारी चीज़ें वेरीफाई करें। ये ड्राफ्ट कैश का मकसद इसलिए होता है क्योंकि ड्राफ्ट कैश के बाद जो फाइनल कैश इशू हो जाएगा उसमें चेंजेस नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी को उसमें बहुत ज़्यादा फ़ी पे करनी होती है यूकेवीआई को अगर चेंज करवाना हो। तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी ये बियर नहीं करती, इस वजह से वो आपको पहले ड्राफ्ट कैश देती हैं। तो ड्राफ्ट कैश का आपने रिप्लाई इजीली करना है। जब आप देख लें कि सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई हो चुकी हैं तो आप उसको सिंपल सा रिप्लाई दे दें, आई हैव रिव्यूड माई ऑल पर्सनल डिटेल्स एंड इट लुक्स करेक्ट टू मी, सो प्लीज़ इशू माई फाइनल कैश एज सून एज पॉसिबल। ये सिंपल सी आप टेक्स्ट बनाकर आप उसको रिप्लाई कर दें तो वो आपको विद इन मुझे तकरीबन 1 to 2 डेज, क्योंकि उसके मुझे फ्राइडे वाले दिन ड्राफ्ट कैश मिला था, सैटरडे संडे की छुट्टी थी, तो मुझे फिर दोबारा मंडे वाले दिन मुझे फाइनल कैश मिल गया था। मुझे 25 जुलाई 2022 को मुझे फाइनल कैश लेटर रिसीव हो चुका था। ये थी डेट्स। काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आपने अप्लाई कब किया और कितने दिन में कैश रिसीव हुआ, तो आप दिनों का अंदाज़ा लगा लें। 7 को अप्लाई किया और 25 को मिल गया, तकरीबन ये 18 एक दिन बनते हैं मेरा ख्याल है। तो 18 दिन में आप मुझे तो रिसीव हो गया था, तो इंशाल्लाह आपको भी जल्दी रिसीव हो जाएगा। अच्छा, अब अगली चीज़ इसमें जाते हैं। इसमें लिखा काफ़ी लोगों ने पूछे हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कैश अप्लाई करने के लिए, कैश की मतलब अप्लाई करने के लिए मेन डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है। तो मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं अपने लैपटॉप में।
तो मैं आपको बताऊं कि कैश इशू करने से पहले की जो मेन सबसे पहली रिक्वायरमेंट, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, वो यही है कि आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर दी हो। यूनिवर्सिटी की फ़ी आपने कितनी पे करनी है ये आपको ऑफ़र लेटर पर लिखी होती है। ऑफ़र लेटर पे नॉर्मली या तो इंस्टॉलमेंट्स भी लिखी होती हैं, टोटल फ़ी भी लिखी होती है, और लिखा स्पेसिफिकली पहली इंस्टॉलमेंट के साथ ब्रैकेट में लिखा भी होता है बिफोर दिस, बिफोर कैश, मतलब पे दिस अमाउंट सो दैट कैश कैन बी इशूड, मतलब कैश इशू करने से पहले इतनी अमाउंट आपने लाजमी पे करनी है। तो वो डिपेंड करता है कि कोई यूनिवर्सिटी 4,000 लेती हैं, 5,000 लेती हैं, 7,000 लेती हैं। मेरी यूनिवर्सिटी ने 7,009 पाउंड लिए थे कैश इशू करने के लिए, तो मैंने 7,009 पाउंड पहले फ़ी पे की थी। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कैश इशू करवाने की। उसके बाद कैश की सेपरेट फ़ी होती है या नहीं? कैश की सेपरेट फ़ी कोई नहीं होती, यानी कि अगर आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी, सेमेस्टर की अपनी फ़ी पे कर दी है, उसके अलावा कोई, जैसे अब मैं कहूँ 50 पाउंड 100 पाउंड कैश लेटर की फ़ी होती है, ऐसी कोई फ़ी नहीं होती। उसके बाद इसके साथ आपने सारे ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, मैट्रिक से लेकर आपके एफएससी, बैचलर, जो भी, अगर मास्टर के लिए जा रहे हैं तो बैचलर तक, बैचलर के लिए जा रहे हैं तो एफएससी तक आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने आइट्स किया है तो आइट्स के साथ अटैच होता है, अगर लैंग्वेज सर्ट किया है तो वो होता है, और डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के पैनल पे कौन सा एप्लीकेबल है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसके साथ आप लगाते हैं, एक छोटा सा लेटर कि आप क्यों ये कोर्स लेना चाह रहे हैं, क्या स्पेसिफिक कंडीशंस हैं आपकी। उसके बाद अपडेटेड सीवी, अगर तो आपका स्टडी गैप भी है, यानी कि अगर कुछ लोग होते हैं वो बैचलर कर चुके होते हैं, मास्टर कुछ देर बाद करना चाहते हैं, तो आप उस से गैप से रिलेटेड सीवी भी आपकी हो, जिसके ऊपर लिखा हो कि आपने कौन कौन सी जॉब्स की हैं, वर्क रेफरेंसेस लिखे हों। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ थी कि फ़ी आपने पे कर दी हो, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके बैंक में उतने फंड्स हों जो कि आपने बाद में वीज़ा के लिए भी आपको यूज़ करने हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जितने फंड्स आपको चाहिए होते हैं, अब ये डिपेंड करता है कि आपके साल की रिमेनिंग फ़ी कितनी है, और आप आउटर लंदन जा रहे हैं या इनर लंदन जा रहे हैं, और 9 मंथ्स का आपका लिविंग एक्सपेंस पूरा हो या नहीं। तो ये चीज़ें मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की फ़ी डिफरेंट होती है, और आप लंदन जा रहे हैं तो उसके फ़ंड्स अलग हैं, आउटर लंदन के फ़ंड्स अलग हैं। तो ये इससे रिलेटेड अगर स्पेसिफिक अमाउंट अगर आप पूछना चाहें तो वो भी मैं बता दूंगा। वो वैसे नॉर्मली यूकेवीआई की वेबसाइट पे भी लिखी है, 9,027 है मेरा ख्याल है आउटर लंदन। मैं आउटर लंदन जा रहा हूँ तो मुझे वो याद है, इनर लंदन का मैं देख कर बता दूंगा अगर आपने में से, अगर आप पूछेंगे तो यानी कि टोटल फंड्स किसी के 18,000 पाउंड बनते हैं, किसी के 12,000 पाउंड बनते हैं, किसी के 14,000 पाउंड बनते हैं। जितने भी पाउंड बनते हैं वो आपका कंसल्टेंट भी आपको बताएगा कि आपको आपके बैंक में इतने फंड्स होने चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करता हूँ कि 15,000 पाउंड हमें चाहिए होंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए 28 दिन मैच्योर होने के बाद, ये तो सबको पता होगा कि वो फंड्स 28 दिन हमारे बैंक में हों तब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी भी यही कहती है, यूनिवर्सिटी नॉर्मली कहती यही है कि वो भी 28 दिन पुराने हो तो हमसे आप कैश अप्लाई करें, लेकिन यूनिवर्सिटी कन्फर्मेशन ऑफ फंड्स के साथ भी मतलब एक्सेप्ट कर लेती है कि अगर आपके उतने फंड्स आ चुके हैं तब भी वो इशू कर देती है, क्योंकि 28 दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मली यूकेवीआई की होती है, यूनिवर्सिटी की नहीं होती। तो जितने भी फंड्स आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं वो फंड्स आपके अकाउंट में या आपके फादर और मदर के अकाउंट में आ जाएं। उसके बाद आपने उसकी बैंक स्टेटमेंट लेनी है, साथ उसका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अपने अकाउंट का लेना है। ये दोनों चीज़ें साथ ये भी अटैच होती हैं। ये सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट भी है और नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वो नॉर्मली ये सोच रहे होते हैं कि हम जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हम अपनी स्टेटमेंट बनवाएंगे तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी फंड्स की। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कैश से पहले ज़रूरत पड़ती है, इसके बगैर कैश इशू नहीं होता। मेरा भी इसी वजह से डिले हुआ कि मेरे पास पहले फंड्स अरेंज नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरा कैश मैं नहीं अप्लाई कर सका पहले। तो फंड्स आपने ये ध्यान रखना है, जब कैश की स्टेज पर आप पहुँचें आपने फंड्स लाजमी पहले से अरेंज कर लेने हैं, उसके बगैर कैश भी इशू नहीं होता। ये सारी मेन इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं कि जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हैं व्यूअर्स ने, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, ये सारी मेन रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता दी। अब क्वेश्चन है कि अप्लाई कैसे करना है।
नॉर्मली देखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप अपना केस कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल बना होता है। जब आपने किसी भी यूनिवर्सिटी पे एप्लीकेशन आप देते हैं एडमिशन की, तो वो आपको एक पोर्टल का लिंक देते हैं, आपका एक साइन इन बनता है, लॉगिन और पासवर्ड आपके पास होता है। आप अपने पोर्टल पे साइन इन होते हैं और उधर आपके पास यूनिवर्सिटी ने एक स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस के लिए एक अलग विंडो बनाती है। अब हर एक का यूज़र इंटरफेस डिफरेंट होता है हर यूनिवर्सिटी का। तो आपने सिंपल उधर जाके लिखा होता है कि अप्लाई फॉर कैश, वहाँ पे आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें अप्लाई फॉर कैश, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो वहाँ पे भी आपको सारी रिक्वायरमेंट्स शो हो जाएंगी कि ये फाइल्स आप अपलोड करें, ये फाइल ऐसे अपलोड करें, यहाँ पे एप्लीकेशन। हर एक यूनिवर्सिटी का यूज़र इंटरफेस डिफरेंट होता है, तो आप उस हिसाब से कैश अप्लाई करेंगे। ये वो उनके लिए मैंने बताया जो कि खुद से अपना केस इनिशिएट कर रहे हैं। जो कि कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंसल्टेंट को आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर देने या व्हाट्सएप कर देने, वो ऑटोमेटिक आपके पोर्टल पे जाके कैश अप्लाई कर देगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब हम आते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर की तरफ जो कि हमें कमेंट्स के थ्रू मिले हैं पिछली वीडियो पे मेरी। तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा हरप्रीत कौर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, हेलो डियर, मेरा भी कैश लेटर नहीं आ रहा, बीपीपी दा 1 महीना हो गया। अच्छा, 1 मंथ इनको हो गया, इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया था मेरा तो 18 दिन के अंदर आ गया था, लेकिन डिले इस वजह से आएगा क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आपने थोड़ा सा लेट अप्लाई किया, अपना प्रोसेस लेट शुरू किया है, तो यूनिवर्सिटी नॉर्मली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही आगे प्रोसीड करती हैं। तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन क्यू में आ गई हो लेकिन आपने लेट फाइल किया हो, जिसकी वजह से अभी स्टूडेंट का रश भी है तो आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इंशाल्लाह आप घबराएं ना, आपका लाजमी आ जाएगा। अगर अभी तक नहीं आया, जैसे ही आपका स्टूडेंट आईडी का मतलब नंबर आएगा तो आपको फ़ौरन से रिसीव हो जाएगा ड्राफ्ट कैश। इसके बाद आर्थव ने पूछा है कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है इसकी नेक्स्ट इनटेक कब की है। नेक्स्ट इनटेक इनकी जनवरी 2023 की है। तो लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इनटेक का वेट ना करें, आप अभी से अप्लाई कर दें, क्योंकि ये सारा प्रोसेस होने में 2-3 महीने तो आराम से लग जाते हैं। तो आप जनवरी इनटेक के लिए भी अब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रीत ने, सर प्लीज़ टेल मी हाउ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, इज़ इट वेरी टफ और नॉर्मल इंटरव्यू। इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि कैश इशू करने से पहले कोई क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं या नहीं। बेसिकली जो ऑफर लेटर होता है ना, उस पर एक रिक्वायरमेंट होती है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। ये नॉर्मली कैश इशू करने से पहले ही क्लियर करना पड़ता है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। बल्कि मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जब तक आप पास ना करें तो फ़ी भी आप यूनिवर्सिटी की सबमिट ना करें। उसकी वजह यह है कि अगर आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो सकता है कि खुदा न खास्ता वो फेल हो जाए तो आपकी फ़ी भी वहाँ पे फंस जाएगी, वो भी रिफंड इतनी जल्दी नहीं होगी, फिर उसको टाइम लगेगा। तो बेहतर यह है कि आप सबसे पहले क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास करें, फिर उसके बाद फ़ी जमा करवाएं। अब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के स्पेसिफिक 1-2 क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं कि बस आप ये वाला कर लें, आंसर दे दें, ऐसी बात नहीं है। वो नॉर्मली मेरा जो हुआ था वो 30 to 35 मिनट्स मेरा ख्याल हुआ था। तो अब 30 to 40 मिनट्स भी लोगों के जाते हैं। तो वो इतने 30-40 मिनट्स का मतलब ये है कि वो बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू होता है आपका, एक एक चीज़ वो आपसे पूछते हैं। इसके ऊपर मैंने अपनी एक पूरी पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है जिसपे हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड सारे कमेंट्स भी उसमें लिखे हुए हैं कि आपने ये क्वेश्चन हो तो उसका ऐसे आंसर प्रिपेयर करना है, ये क्वेश्चन हो तो उसका आंसर ऐसे प्रिपेयर करना है। अगर आप मेरी वो वीडियो देख लेंगे इंशाल्लाह आपका, मैं 100% कहता हूँ कि आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास होगा, वो फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो जो है वो बड़ा डिटेल उसमें मैंने वर्किंग कर रहा हूँ अभी तक, क्योंकि वो फाइनल नहीं हुई। अभी मेरी पीपीटी तैयार हो गई है, उस पर वीडियो नहीं बनी, लेकिन वो एक फाइनल मतलब फेज़ में है। तो अगर आप इस पर कमेंट करेंगे कि मैं उसे जल्दी से जल्दी बनाऊँ तो मैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो जब देख लेंगे आपका 100% क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास हो जाएगा। उसके बाद नज़ीर अहमद ने क्वेश्चन पूछा है, 4 साल के स्टडी गैप की वजह से ऑफर लेटर नहीं आता क्या। ऐसी बात नहीं है, 4 साल का गैप जो है ये कोई मैटर नहीं करता। तकरीबन मेरा भी 4 साल का गैप बन जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है और उसके एजुकेशन के बाद आपने जॉब क्या की है और फिर आप कोर्स कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा है।
अब मेन डिपेंड करता है, अगर तो आपने प्रीवियस एजुकेशन आपकी अकाउंटेंसी से रिलेटेड थी, फिर आपने जब वो कंप्लीट की तो उसके बाद किसी कंपनी में एज अकाउंटेंट या एज असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर या अकाउंट मैनेजर या किसी भी जॉब, अगर आप उसी प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं, आपको बेशक 4 की बजाय मैं कहता हूँ 6 साल भी हो गए हैं, चाहे 8 साल भी हो गए हैं, अगर आप उस प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं और अब आप उसी प्रोफेशन में मास्टर्स करना चाह रहे हैं, मास्टर्स भी आप फाइनेंस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में करना चाह रहे हैं, तो आपका गैप बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपको चाहे 4 साल का है, 6 साल का है, 8 साल का है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल बात है कि हर इंसान अगर चाहे तो वो अपने आप को अपग्रेड किसी भी टाइम करना चाहे तो वो कर सकता है, इसमें कोई कैद नहीं है। अगर तो आपका एजुकेशन कोई और थी, जॉब आपने किसी और में की और आगे आप मास्टर किसी और फील्ड में करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। उसके लिए जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो आपका बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए और कन्विंसिंग होना चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी को लगे कि हाँ आप ये इसके लिए डिज़र्व करते हैं। इसके बाद रूप ने क्वेश्चन पूछा है, कैश लेटर में यूनिवर्सिटी के केडी रिपोर्ट मांगती है। कैश लेटर में यूनिवर्सिटी नॉर्मली कोई रिपोर्ट स्पेसिफिकली तो नहीं मांगती। मैंने ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, जो आपके ऑफर लेटर, अगर आप एक दफ़ा अपना ऑफर लेटर पढ़ेंगे ना, उसमें कंडीशंस लिखी होती हैं, वो सारी कंडीशंस ही बस फुलफिल करनी होती हैं। उसके अलावा कैश में मतलब कैश लेटर के लिए कोई अलग से कंडीशन नहीं होती। परविंदर ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरी क्लासेस 26 सितंबर से स्टार्ट हैं, प्री कैश आ गया था 15 जुलाई को, बट फाइनल कैश हजे तक नहीं आ रहा, आई एम वरीड अबाउट इट। अगर तो प्री कैश 15 जुलाई का, अब ये मैं थोड़ा सा एक मुझे सवाल समझ नहीं आया। प्री कैश का मतलब नॉर्मली कुछ लोग प्री कैश इंटरव्यू की बात कर रहे थे, और अगर तो ये ड्राफ्ट कैश की बात कर रहे हैं तो ड्राफ्ट कैश तो एक उसके बाद फाइनल कैश 1-2 दिन में आ जाता है। क्लासेस आपकी 26 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसकी आप टेंशन ना लें, क्योंकि मेरी भी बिल्कुल करीब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप यूनिवर्सिटी का एक सर्वे फॉर्म होता है वो फिल कर दें, आप उनको बता दें कि अभी मेरा वीज़ा अभी नहीं आया, तो यूनिवर्सिटी आपको लिंक दे देगी, तो आपकी जो शुरू की क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन अरेंज हो जाएंगी। तो आप शुरू की ऑनलाइन क्लासेस ले लें, जैसे आपका वीज़ा आए या कैश लेटर आए तो आप वीज़ा लेकर आप जा भी सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप आया तो हो सकता है यूनिवर्सिटी आपकी अटैम्प्ट ही इंटेक ही डेफर कर दे, यानी कि आप नेक्स्ट इंटेक में आएँ। तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी से लाजमी फॉलोअप में रहें। गगन सिंह ने पूछा है, स्टार्ट डेट कब है भाई? कोर्स स्टार्ट डेट जो होती है वो नॉर्मली कैश के अंदर ही लिखी होती है, तो कैश आप अपने कैश लेटर से भी देख सकते हैं, उसके ऊपर भी लिखी होती है, ऑफर लेटर पे भी लिखी होती है कि आपका कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अगला कमेंट है रीता राठौड़, माई सन कैश लेटर फॉर कवेंट्री यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं आया, सितंबर 1 से ज्वाइन करना है, प्लीज़ हेल्प एंड रिप्लाई। आपकी जो क्लास बच्चे की क्लासेस हैं वो तो बहुत करीब है, सितंबर 1 अंदर 4-5 दिन में आने वाली है, तो इसका मतलब है कि आपका कैश जल्द से जल्द आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे, हो सकता है कि आपका जल्द से जल्द आ जाए। जैसे ही आपका कैश लेटर आए तो आपने सुपर प्रायोरिटी सर्विस एक होती है यूकेवीआई की, वो आपको विद इन 1 to 2 days वीज़ा ऑफ इशू कर देती है। आपने सुपर प्रायोरिटी सर्विस लेनी है, और जैसे ही आपका 1-2 दिन में वीज़ा मिल जाए आपको, और साथ ही आपने फ़्लाइट बुक करवा लेनी है जल्दी से जल्दी, ताकि आप जल्दी से जल्दी सितंबर 1 को ज्वाइन कर सकें। हो सकता है आपकी सितंबर 1 से लेकर थोड़ी सी 1-2 क्लासेस आप फेस टू फेस ना ले सकें आपका बेटा, तो कोशिश यही करें कि आप यूनिवर्सिटी को ये बता दें। यूनिवर्सिटी नॉर्मली आपको एक ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए लिंक भेज देती हैं, आप ऑनलाइन वो क्लास ले सकते हैं आपके बेटे। तो शुरू की क्लासेस आप ऑनलाइन ले लें, उसके बाद फेस टू फेस आप जाके भी ले सकती हैं, मतलब आपका बेटा ले सकता है। आकाश सिंह, hello, I received pre-conditional offer from BPP. When will I receive a provisional offer letter? After the interview, please reply. हाँ जी आकाश सिंह, सबसे पहले प्री कंडीशनल आता है। आपको मैं बताऊं कि मेरा प्री कंडीशनल जो आया था वो जनवरी में आ गया था। तो नॉर्मली प्री कंडीशनल के बाद आपने सारी कंडीशंस को रिजॉल्व करना होता है, तो फिर आपका आता है प्रोविजनल, मतलब कंडीशन के बगैर, विदाउट कंडीशन आपको आता है अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए सारी कंडीशन रिमूव करनी पड़ती हैं। अगर आपने सारी कंडीशन रिमूव कर दी हैं तो आपको जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी को बताना होता है कि मैं ये सारी कंडीशन मैंने रिमूव कर दी हैं, आप मुझे अनकंडीशनल ऑफर लेटर दें। या डायरेक्टली कैश भी अप्लाई, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली कैश भी अप्लाई हो जाता है डायरेक्टली।
तो आप यही करें कि जब अगर आपकी कंडीशन सारी रिमूव हो चुकी हैं तो आप कैश के लिए अप्लाई कर दें यूनिवर्सिटी में, आपको इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगा। मनदीप सिंह ने पूछा है भाई प्री कैश इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो बना दो। हाँ मनदीप, ये मैंने पहले भी बता दिया कि वो इंशाल्लाह मैं बहुत ज़बरदस्त और डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ, उस पर मैंने बड़ी ज़्यादा वर्किंग की है। वो सारे अगर आप वीडियो देखेंगे आपका इजीली क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास हो जाएगा, इसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। हाँ जी, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे और मैंने आपके साथ जो शेयर किए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो सारा कैश के बाद जो वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस, बायोमेट्रिक का सारा मैंने वीलॉग एक बनाया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से रिलेटेड भी वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त है, आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।